बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर है। आज सुबह एक विशेष विमान से राष्ट्रपति रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची है, जहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। आपसे थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलीहातू पहुंची है, जहां वे भगवान बिरसा मुंडा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात भी कर रही है। बता दें कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू में हुआ था, जहां आज भी उनके वंशज उलीहातू में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा को श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ है। लोगों ने बीते शनिवार को राज्य में नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए जाएंगे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया कि ओपिनियन पोल ने इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। कांग्रेस को 68 में से 39 से 45 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 22 से 28 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती दिख रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। निगम चुनाव में लगभग हर तीसरी सीट पर बीजेपी का बागी उम्मीदवार खड़ा है। कुछ इसी तरह के हालात आम आदमी पार्टी के हैं और आधी से ज्यादा सीटों पर बागी खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को डैमेज कंट्रोल के लिए बागियों को मनाने में जुटा दिया है। ज्यादातर बागियों का आरोप है कि उनके वार्ड में कमजोर या फिर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो वसंत कुंज में मनोज महिलावत को टिकट नहीं दिया गया। वे एनसीपी से ताल ठोक रहे हैं। उनके मैदान में डटे होने से पार्टी प्रत्याशी के पसीने छूट गए हैं। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो वसंत कुंज में मनोज महिलावत को टिकट नहीं दिया गया है। अब वे एनसीपी से ताल ठोक रहे हैं। उनके मैदान में डटे होने से पार्टी प्रत्याशी के पसीने छूट गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति जरूरी है। वैसे केंद्र मंत्री की इस बयान से काफी लोग खुश हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो पेट्रोल काफी सस्ता हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाता है तो पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हो जाएगा। चलिए आपको बता दें कि अगर राज्य भी इस दिशा में पहल करते तो क्या फायदा होगा और अभी पेट्रोल पर क्या व्यवस्था है। जीएसटी को लेकर हुई पिछली बैठकों में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर भाजपा सांसद सुशील मोदी कह चुके हैं कि इससे राज्यों को सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे केंद्र सरकार को खुशी होगी, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा करना नहीं चाहती है। बढ़ती महंगाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर तराही कर रहे आम जनता से लेकर कई अर्थशास्त्री भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करके इसके दामों में गिरावट की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में बीते दिनों क्लासरूम में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। मुस्लिम छात्राओं की मांग वाला ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब इस विवाद के बाद राज्य में एक और विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक की बावसराज बोम्मई सरकार ने सरकारी स्कूलों की क्लासरूम को भगवा रंग से रंगने की योजना बनाई है। इस योजना पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने विवेक योजना के तहत राज्य भर में 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला किया है। बोम्मई सरकार के इस फैसले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के नाम पर
विवेक योजना के तहत 8100 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने के फैसले पर विवाद खड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुजरात चुनाव के किरदारों को आज तक एक मंच पर लेकर आया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को अहमदाबाद के होटल हयात रेजेंसी में गुजरात पंचायत आज तक का आयोजन हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लिए हैं। गुजरात चुनाव में क्या करेगी कांग्रेस पर उन्होंने बड़े ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोरबी हादसे पर गुजरात सरकार पर सवाल किए और कहा भूपेंद्र पटेल सरकार ने असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। क्या उन असली गुनहगारों की गिरफ्तारी हुई है? सरकार असली गुनहगार तक क्यों नहीं पहुंचना चाहती है? जी हाँ, आपको बता दें कि जिला पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप के अनुसार युवक ने 7 अलग अलग लोगों से 9,25,000 की ठगी की है। ये भी बताया जा रहा है कि लंबे समय तक आरोपी बेरोजगार युवकों को चक्कर लगवा रहा था। न तो वो नौकरी लगवा रहा था और न ही पैसे लौटा रहा था। इससे परेशान होकर बेरोजगार युवकों ने दुर्ग जिले के जामगाल में रहने वाले पुकार चंद्राकर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में आज 15 नवंबर को मामूली सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी का AQI बेहद खराब से खराब कैटेगरी में आ गया है, लेकिन हवा अभी सांस लेने लायक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह के समय दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा अभी खुलकर सांस लेने लायक स्तर पर नहीं है। हालांकि नवंबर की शुरुआती 10 दिनों की तुलना में प्रदूषण में कमी जरूर रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।